एक आईपीएस ऑफिसर जो अपनी किसी मीटिंग को अटेंड करने के बाद वापस अपने घर जा रहे थे गाड़ी से, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक बेहद ही बुजुर्ग महिला आ जाती है और उसे देखने से लग रहा था कि ये महिला भीख मांगकर खाया करती है। जैसे ही वे गाड़ी के सामने आती है तो जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता है और जो आईपीएस साहब के साथ गार्ड थे वो एकदम से गाड़ी से उतरते हैं उस महिला को सामने से हटाने के लिए। लेकिन जो आईपीएस साहब उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे वो बेहद ही रहमदिल इंसान थे, तो इसी वजह से वे अपने गार्ड को रोकते हैं और खुद उतरकर उस महिला के पास जाते हैं। जैसे ही आईपीएस साहब उस महिला के पास जाते हैं तो वो एकदम से कहने लगती है कि बेटा तू आ गया और मेरे लिए खाना ले आया। अब इस बात को सुनकर जो आईपीएस साहब हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत कुछ बातों को सोचने लगते हैं। कौन थी वो बुजुर्ग महिला और किस वजह से आईपीएस साहब से बेटा कह रही थी? अगर वे उसकी माँ थी तो इस हालात में कैसे थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, मुंबई के अंदर एक बेहद गरीब परिवार रहा करता था, जिस परिवार के अंदर केवल 6 सदस्य थे। 2 माता पिता हैं और 4 उनके बच्चे। पिता का नाम होता है तारिक और उसकी पत्नी का नाम होता है नूरी। उनके जो 4 बच्चे थे वे बेहद ही छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। जो बड़ा लड़का था उसका नाम था अरशद और अरशद की उम्र महज 7.5 साल थी, यानी कि जो और भाई बहन थे वे भी काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। और एक बच्चा तो अभी नीरू की गोद में था, वह भी 6 महीने का ही था। नूरी का पति मजदूरी करने के लिए जाया करता और नूरी घर के अंदर रहकर बच्चों को संभाला करती और छोटी मोटी ज़रूरतों को जो तारिक था वह उनकी पूरी कर दिया करता। यानी कि परिवार बड़ा ही खुशनुमा था, कोई भी किसी चीज़ की दिक्कत उनको नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई, ऐसा ही कुछ परिवार के साथ होता है। जो तारिक था, जो बाहर से पैसे कमा कर लाया करता था, एक दिन अचानक से एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद ये परिवार पूरा टूट सा जाता है। जब ये बात नूरी को पता चलती है कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे तो वे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और बहुत ही परेशान हो जाती है। इसके बाद उसका पति का अंतिम संस्कार किया जाता है और कुछ दिनों तक शोक सभाएं भी मनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो नूरी है उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि अब 4 बच्चों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आनी थी। अब कुछ दिनों तक तो आस पड़ोस उसको सहारा देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे लोग भी सहारा देने से मना कर देते हैं और अब घर के अंदर खाने पीने तक की चीज़ें खत्म हो चुकी थी। इसके बाद नूरी फैसला करती है कि इस तरह तो गुजारा नहीं होगा, बच्चों का पेट पालना है और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद जो नूरी होती है वह दूसरों के घरों में काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसके पास 4 बच्चे थे और एक बच्चा उसे अभी अभी हुआ था, तो इसी वजह से वे ज़्यादा दिन तक इस तरह से अपने परिवार को नहीं संभाल पाती। 4 बच्चों का खर्च उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसी खर्च की पूर्ति वे नहीं कर पाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ नूरी के परिवार को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। अब जैसे ही नूरी अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखती तो वो फूट फूट कर रोने लगती कि उसके सामने उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं और वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। और वे भी ज़्यादा मेहनत करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह से अपने बच्चों का भरण पोषण कर ले। लेकिन दोस्तों, उसके सामने जो मुसीबत आ रही थी उनकी वजह से उसके दिमाग पर इन बातों का बहुत गहरा सदमा पड़ता है और साथ में भुखमरी की वजह से वे जिस काम पर जाया करती थी उस काम को भी अच्छी तरह से नहीं कर पाती और जहाँ पर वे काम किया करती थी वहाँ से भी वो लोग उसे काम से निकाल देते हैं। अब इसके बाद नूरी सोचने लगती है कि मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है, जिस फैसले को शायद ही कोई माँ इस दुनिया में ले सकती थी। उसने फैसला किया था कि वे अपने सभी बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ देगी और खुद इधर उधर रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। इसके बाद नूरी अपने 4 बच्चों को लेकर एक अनाथ आश्रम पर जाती है और वहाँ पर अनाथ आश्रम वालों से रिक्वेस्ट करती है और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है कि मैं इन बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हूँ, तो आप इन्हें अपने पास रख लीजिए, यहीं पर इनकी परवरिश कीजिए। कम से कम यहाँ पर खाने के लिए खाना तो मिल जाएगा, मेरे पास रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे।
तो इसी वजह से नूरी अपने चारों बच्चों को अनाथ आश्रम पर छोड़कर अपने कलेजे पे पत्थर रखकर वहां से चली जाती है। इधर उसके चारों बच्चे अनाथ आश्रम के अंदर रहने लगते हैं और वहीं पर अपने जीवन व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो अरशद होता है उसकी पढ़ाई लिखाई का भी समय आ जाता है और अनाथ आश्रम वाले उसकी पढ़ाई लिखाई को चालू करवा देते हैं। उसके जो छोटे भाई बहन थे वे काफ़ी छोटे थे, तो उनको कुछ लोगों के द्वारा गोद ले लिया गया था। केवल वहाँ पर अरशद ही रह गया था जिसको किसी ने भी गोद नहीं लिया था, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। वहाँ जो भी बच्चे के गोद लेने के लिए आया करता वे कम उम्र के बच्चों को ही पसंद किया करता। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो अरशद होता है वे अपनी स्कूल की एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है अनाथ आश्रम में ही रहकर। लेकिन जो अरशद होता है वह बार बार देखा करता है जो भी व्यक्ति वहाँ से बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आया करते उनके पास बड़ी बड़ी कार होती, अच्छे से वे कपड़े पहना करते और उनको देखने से लगता कि ये लोग काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। और इस बात को देखकर अरशद के मन में भी पैसा कमाने की आ जाती है। वो सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो कभी भी इतना पैसा नहीं कमा सकता और मुझे ऐसे ही ज़िंदगी जीनी होगी। इसके बाद जो अरशद होता है वो 18 साल का होने के बाद अनाथ आश्रम को छोड़ देता है और बाहर निकलकर इस दुनिया में पैसा कमाने की ठान लेता है। पैसा कमाने के लिए वे बाहर काम की तलाश में घूमता है और उसे एक काम भी मिल जाता है। सुबह सुबह उसे न्यूज़पेपर बांटने का काम मिलता है और इस काम को करने के बाद उसे कुछ पैसे मिल जाया करते हैं और उन्हीं को कमाकर अरशद खुश रहा करता। अरशद न्यूज़पेपर बांटा करता और साथ में फैसला करता कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई को भी जारी रखता है, क्योंकि अब तक अरशद को ये बात तो पता चल गई थी कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ताकत होती है। अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो ज़िंदगी पल भर में बदल जाती है। इसी वजह से जो अरशद होता है वे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है और साथ में वे न्यूज़पेपर भी बांटा करता है, उसी से अपना गुजारा किया करता। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसे न्यूज़पेपर बांटने के साथ साथ और भी कई तरह के काम करने पड़ते हैं। उन कामों को करते हुए वे अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। ऐसे ही करके उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अरशद को पता चल गया था कि अगर मैं आईपीएस बन जाऊं तो मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर होने लगेगी। इसके बाद अरशद फैसला करता है कि चाहे जो भी हो, उसे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वे आईपीएस ऑफिसर बन के रहेगा। इसके बाद अरशद दिन रात मेहनत करने लगता है। वह गाड़ियों को साफ करता है, जूते पॉलिश किया करता है और साथ में अपनी पढ़ाई को भी ज़ोर शोर से किया करता है। और इसके बाद जब भी उसे टाइम मिला करता तो वे कुछ बच्चों को ट्यूशन भी दे दिया करता और इसी तरह से अपनी पढ़ाई में दिन रात एक एक करके मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसका एग्ज़ाम आ जाता है और जैसे ही उसका एग्ज़ाम रिज़ल्ट आता है तो अरशद बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि पहली बार में ही उसने पहला एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था। इसके बाद जहाँ पर वे काम किया करता था वहाँ पर भी सभी लोगों को बताता है तो लोग भी उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर तूने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए तो इसके बाद तू एक आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा। इसके बाद अरशद का दूसरा टेस्ट भी क्लियर हो जाता है। अब अरशद ने प्री और मेन दोनों क्वालिफाई कर लिए थे। इसके बाद रह गया था इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए अरशद तैयार होकर इंटरव्यू हॉल में पहुंच जाता है और वहां पर इंटरव्यू के लिए बैठ जाता है। वहां जाने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो अरशद के हालात को देखकर उसके बारे में उससे पूछने लगते हैं। वे पूछते हैं कि तुम्हारे कपड़ों को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से गुजर रहे हो। इसके बाद अरशद इंटरव्यूअर को अपनी पूरी कहानी बता देता है। वह बताता है कि मैं किस तरह से अनाथ आश्रम से निकला हूँ और उसके बाद वह यहाँ तक पहुँचा है। इंटरव्यूअर जब उसकी पूरी कहानी सुनते हैं कि उसकी माँ उसे अनाथ आश्रम छोड़ गई थी क्योंकि वे उनका पेट नहीं पाल सकते थे और उसके बावजूद भी ये लड़का यहाँ तक पहुँचा है, तो इंटरव्यूअर ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन फिर भी वे लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और एक अरशद है जो अनाथ आश्रम से उठकर यहाँ तक पहुँच गया। वे अरशद को अप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद अपने सवालों को पूछने लगते हैं। थोड़ी देर तक तो इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू होने के बाद अरशद को वहाँ से भेज दिया जाता है। अरशद वापस अपने काम धंधे में लग जाता है और काम को करता है। अब जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन अरशद एक सेठ की कार को साफ कर रहा था और वे सेठ उसको बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया करते थे। कभी उसे पैसों की कमी हुआ करती थी तो वे अपने पास से दे दिया करते। तो उसके बाद वे अपने सेठ को बताता है कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है
तो आप अपने फ़ोन में देखकर मुझे बता देना। तो इसके बाद जो सेठ जी होते हैं उन्हें भी इस बात की खुशी होती है और वे भी ऊपर वाले से दुआ करने लगते हैं कि इस बच्चे की ज़िंदगी संवर जाए और इसका नंबर सरकारी नौकरी में पड़ जाए। इसके बाद वे बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और बार बार फ़ोन को चेक करते रहते हैं कि अरशद का रिजल्ट कब आएगा और कब वे उसे खुशखबरी सुनाएगा। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय बाद जो सेठ जी थे वो एकदम से अरशद को खुशखबरी देते हैं और कहते हैं कि जिस टेस्ट को तू देख कर आया है वो टेस्ट क्लियर हो गया है और अच्छी खासी रैंक तुमने प्राप्त की है। इस बात को सुनकर अरशद एकदम से खुशी से झूम उठता है और सेठ जी के पैरों को छूने लगता है। लेकिन तभी जो सेठ जी होते हैं उसे उठाते हैं और अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, अब तो तुम बड़े अफसर बन गए हो, अब तुम मेरे पैर नहीं छुओ, मेरे सीने से लगो और आज से हम ही तुमको सल्यूट मारा करेंगे। ऐसा कहकर वे थोड़ा सा हंस देते हैं और जो अरशद होता है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से सेठ जी ने उसको बहुत ज़्यादा मदद की है। कई बार जब अरशद के पास पैसे नहीं हुआ करते तो सेठ जी उसको मदद किया करते ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से कर सके और अपने मुकाम को हासिल कर सके। इसके बाद जो अरशद होता है वह अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। वहाँ पर वह अपनी ड्यूटी को संभालता है और मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता है। अब जिस ज़िले के अंदर अरशद की पोस्टिंग थी उस ज़िले में बहुत बड़ा क्राइम हो गया था, तो उसी क्राइम की वजह से एक अर्जेंट मीटिंग रखी जाती है। अरशद की तरफ से ज़िले के सभी पुलिस थानों को पुलिस वालों को बुलाया जाता है। अरशद अपनी सरकारी गाड़ी और अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ सीधे उस मीटिंग में पहुंचता है और वहां पर मीटिंग कंप्लीट करता है उस मीटिंग से रिलेटेड, और उसके बाद वापस अपने घर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में अचानक से एक बुजुर्ग महिला उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही ड्राइवर को गाड़ी के सामने बुजुर्ग महिला खड़ी हुई दिखाई देती है तो वो एकदम से गाड़ी को रोकता है और गाड़ी रुकते ही जो अरशद के साथ गार्ड थे वो एकदम से गाड़ी से उतरते हैं और उस बुजुर्ग महिला को हटाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जो अरशद होता है उस गार्ड को रोकता है और खुद उतरकर उस बुजुर्ग महिला के पास जाने लगता है। अब जैसे ही अरशद वहां पर पहुंचता है तो एकदम से जो बुजुर्ग महिला थी वो उससे कहने लगती है कि बेटा तू आ गया, मेरे लिए खाना नहीं लेकर आया। अब इस बात को सुनकर जो अरशद होता है वो एकदम से हैरान हो जाता है और इस बात को सुनने के बाद अरशद की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि अरशद का इस दुनिया में उसे अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। लोगों ने उसे अच्छे से सहयोग किया था लेकिन किसी ने भी उससे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं की थी। और आज इस माँ जी ने सबसे पहली बार उसे बेटा कहकर पुकारा है और इस बात को सुनने के बाद वे फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग महिला से पूछते हैं कि माँ जी आप कौन हो और यहाँ पर क्यों खड़ी हो गई? तो वो कहती है कि बेटा तू मेरे लिए खाना लेने गया था और इतनी देर बाद वापस लौटा है। अब इस बात को सुनकर जो अरशद होता है वो बुजुर्ग महिला की तरफ असमझ भरी निगाहों से देखने लगता है और सोचने लगता है कि माँ जी क्या कह रही हैं। वे जब गौर करके उनकी तरफ को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि माँ जी के मैले कुचेले फटे पुराने कपड़े हैं और देखने से लग रहा है कि ये माँ जी भीख मांग कर खाया करती हैं। और उस बुजुर्ग महिला की बातों को सुनकर उसे पता चल जाता है कि इस बुजुर्ग महिला का दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद जो अरशद होता है वो उस बुजुर्ग महिला को अपने साथ गाड़ी में बैठाने लगता है। वह बुजुर्ग महिला कहती है कि तू मुझे कहाँ ले जा रहा है बेटा? तो वो कहता है कि माँ मैं आपको खाना खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, आपने मुझसे खाना मांगा था ना। और ऐसा कहकर वह उसे गाड़ी में बिठा लेता है और ड्राइवर से गाड़ी को एक अच्छे से होटल पर लगाने के लिए बोलता है। होटल पर जाने के बाद जो अरशद होता है वह उस बुजुर्ग माँ को पहले तो खाना खिलाता है और खाना खिलाने के बाद दोबारा से अपनी गाड़ी में बिठा और एक अच्छे से सरकारी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा देता है। वहाँ जाकर डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद उसको बताते हैं कि इनके दिमाग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अगर ये अच्छी तरह से दवाइयाँ खाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो इसके बाद जो आईपीएस साहब होते हैं वे उस महिला को वहीं पर एडमिट करा देते हैं और उन लोगों को कह देते हैं कि जब ये ठीक हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। धीरे धीरे 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने बाद अचानक से डॉक्टर साहब का अरशद के पास फ़ोन आता है और वह उन्हें बताते हैं कि जिस माँ जी को आप यहाँ पर छोड़ कर गए थे उनकी हालत ठीक हो गई है और अब आप उन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं। इसके बाद अरशद अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ से उन माँ जी को डिस्चार्ज करके अपने घर ले आता है और घर लाने के बाद कहता है कि
माँ जी, आज से मैं और तुम यहीं पर रहेंगे और तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो बुजुर्ग महिला थी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह कहती है कि बेटा, तू कौन है और किस वजह से तू मुझे अपने साथ रख रहा है। तो वह उसे बताता है कि आप मुझे रोड पर मिली थी और वहाँ पर आपने मुझे बेटा कहा था, और उसी क्षण मैंने सोच लिया था कि आज से आप मेरे साथ ही रहोगी और मेरी माँ बनकर रहोगी। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। अब जैसे ही अनाथ आश्रम का नाम उस बुजुर्ग महिला के सामने आता है तो वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। अब जो अरशद होता है, माँ जी को चुप कराता है और पूछने लगता है कि माँ जी, आप इस तरह से क्यों रोने लगी। तो उसके बाद वो बुजुर्ग महिला अपनी कहानी बताती है। कहती है कि मेरा नाम नूरी है और मेरे पति का नाम तारिक था। हम लोग मुंबई के अंदर रहा करते थे। मेरे पति मेहनत मजदूरी किया करते थे और हमारा भरण पोषण किया करते थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से मेरे पति की हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद मैं अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला पाई। मैं बड़ी मेहनत किया करती, लेकिन मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पाई, और उसके बाद मैं अपने चारों बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ आई। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद जो अरशद होता है, उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। वह उनसे पूछता है कि माँ जी, ये बताओ आपके बड़े बेटे का नाम क्या था। तो वो बताती है कि मेरे बड़े बेटे का नाम अरशद था। इसके बाद जो अरशद होता है वो एकदम से उसको गले से लगा लेता है और कहता है कि माँ, मैं ही तो वो तेरा अरशद हूँ। अब जैसे ही माँ को ये पता चलता है कि ये उसका वही बेटा है जिसको वो अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गई थी, तो वे बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोती हैं। इधर जो अरशद है वे भी अपनी माँ को इस तरह हालात को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। और थोड़ी देर बाद दोनों शांत होते हैं। शांत होने के बाद अरशद अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आप उसके बाद कभी हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। तो उसके बाद उसकी माँ बताते हैं कि बेटा, उस अनाथ आश्रम में मैं तुमको छोड़ने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकली और तभी अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर रहे थे। तो अरशद समझ जाता है कि एक्सीडेंट के कारण ही दिमागी हालत ख़राब हो गई और उसके बाद अब उनकी हालत ठीक जैसी हुई है। तो उन्हें ये बातें याद आई हैं। अरशद अपनी माँ की मजबूरी को समझता है। उसके बाद अपनी माँ की सेवा करने लगता है। वे अपनी माँ को वहीं पर रखता है और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करता। तभी एक दिन जो अरशद की माँ होती है वे उनसे कहने लगती है कि बेटा, तू तो यहाँ पर है, लेकिन तुम्हारे 3 बहन भाई कहाँ पर हैं। वे अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर तू मुझे मिल गई है तो मेरे बहन भाई भी मुझे मिल जाएंगे। इसके बाद आईपीएस साहब उसे अनाथ आश्रम पर जाते हैं और वहाँ से पुराने रिकॉर्ड में से उन लोगों के एड्रेस लेते हैं जो उसके भाई बहनों को यहाँ से लेकर गए थे। एड्रेस लेने के बाद वे उस जगह पर जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि उसके तीनों भाई बहन अच्छी से ज़िंदगी जी रहे हैं और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। और आकर अपनी माँ को बताता है कि माँ, मेरे तीनों भाई बहन अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं और कैसी भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो घर वाले हैं उन्हें गोद लेकर गए, उन्होंने उनके जीवन को अच्छा बना दिया और वे लोग अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश हैं। तो अब मैं नहीं चाहता कि हम उनकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करें। वे अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और मैं और तुम यहाँ पर एक साथ रहेंगे। इसके बाद उसकी माँ भी इसके इस फैसले से राज़ी होती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही ठीक है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़की की जिसने जूते पॉलिश किए, गाड़ियों को साफ़ किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और उसके बावजूद भी अपने मुकाम को हासिल किया। इस कहानी से उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जिनके पास सब कुछ होता है और सब कुछ होने के बावजूद भी तरह तरह के बहाने बना दिया करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, नहीं तो हम ये कर देते, नहीं तो हम वो कर देते। ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ अकेले ही कर सकता है, जैसा कि अरशद ने इस कहानी में करके दिखाया। आप क्या कहना चाहते हो अरशद के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।